हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम अभी कर रहे हैं और पूरा कंप्लीट हम करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या सारी चीज़ें हमने कर ली। देखिए, बीपीएससी के आपके सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया हुआ है, जहाँ से आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं। और तैयारी 1 में भी आए थे, 2 में भी आए थे और 3 में भी आए थे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। बहुत ही फेवरेट कह सकते हैं आप एग्जामिनर का ये पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। और इस बार तैयारी 3 में जो 6 to 8 और 1 to 5 का जो क्वेश्चन था, उसका लेवल आपने देखा होगा। तो लेवल इस बार बहुत ही टफ़ किया गया था और चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा जो घिसे पिटे क्वेश्चन है ना, वैसे क्वेश्चन नहीं डाले गए थे। तो थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन करवाया गया था, इसीलिए हम जो है थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं, तथ्य को देख रहे हैं यहाँ पे। और मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया है कि यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो यहाँ पे मैं सभी चीज़ें आपको करवाऊँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बंगाल विभाजन, कांग्रेस सूरत का अधिवेशन, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय परिषद अधिनियम, दिल्ली दरबार, लखनऊ समझौता, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। और इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दी है। तो अगर आप इसका जो है अलग से पीडीएफ चाहते हैं तो वो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध, मॉन्टेग्यू, चैम्सफोर्ड, ये सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो असहयोग आंदोलन से आपका पिछले बार क्वेश्चन आया था तैयारी 3 में, ये भी मैंने आपको दिखाया है। चौरा चौरी कांड, स्वराज पार्टी, देखिए जहाँ से जो फेमस क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं, वो सब मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। और ये एनसीईआरटी बेस्ड है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। यहाँ से फिर मैं आपको सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊँगी, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे ज्योग्राफी वगैरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये सारे टॉपिक जो आप देख रहे हैं ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उन वीडियो को ज़रूर देखिए। भारतीय स्वतंत्रता, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थ्योरी क्लास के नाम से आपका प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट पे जाइए और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो हमने जो है पूरा यहाँ पे नौसेना विद्रोह तक हमने कंप्लीट कर लिया था 1946। आज हम कैबिनेट मिशन देखने वाले हैं, ठीक है। 1946 कैबिनेट मिशन हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जितनी भी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ सभी यहाँ पे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो रहा है। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप समय पे बिल्कुल जुड़ जाए कीजिए और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ से कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, तभी आपको लाभ होगा, ठीक है। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और कोई भी एक पॉइंट आपसे एग्ज़ाम में पूछा सकता है। तो आप अगर मेहनत करना चाहते हैं और सिलेक्शन पाना चाहते हैं तभी आप यहाँ पे जुड़िएगा। अदरवाइज़ देखिए, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट से आपको कभी भी जॉब नहीं मिल सकता है, यह मैं आपसे क्लियर बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको मेहनत करना होगा मेरे साथ, मैं भी मेहनत कर रही हूँ आपके साथ। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। जहाँ भी वीडियो ज़रूरत है, जहाँ भी एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, वहाँ पे अपने साथियों के साथ आप शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस आप तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए अब हम कैबिनेट मिशन देखते हैं 1946 और क्या सारी बातें यहाँ पे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद मैं बात करूँ संविधान सभा जो है, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार के जो गठन किया गया, ये सब यहाँ से क्वेश्चन आपके क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, हाईलाइट किया हुआ जो पॉइंट है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको बार बार आपको देखना है, रिवीजन करना है। एग्ज़ाम में समय लगेगा अभी आपको, मुझे लगता है एग्ज़ाम आपका जून से पहले नहीं होने वाला है, तो जून के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो 10 से 15 जून अगर वो अच्छे से करवाते हैं तो इस बीच आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, क्योंकि तब तक आपके चुनाव के जो है रिज़ल्ट भी आ जाएंगे। और जो इधर जो भी तहकीकात चल रही है, टीआरई 3.0 की जो भी गड़बड़ी हुई है, रद्द हुआ है क्वेश्चन आपका, एग्ज़ाम आपका, तो वहाँ से भी आपके जो तहकीकात चल रहे हैं वो भी अगर फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भी लगभग 1 से 2 महीना तो लग ही जाएगा। तो देखिए, अगर ये समय पे सब कुछ हो गया तो ही आपका जून में एग्ज़ाम हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, समय आपके पास है और ये समय आप गंवाना चाहते हैं या इसका समय का आप उपयोग करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो बाद में कुछ भी सोचने से अच्छा है कि आप अभी से अपने जो तैयारी है उसको बेहतर कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और अब हम जो है कुछ भी बात नहीं करेंगे इसके बाद और सीधा फैक्ट्स पे चलेंगे। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण किया, ठीक है। इटली के नेतृत्व में, ध्यान रखेंगे। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इस समय में जो है ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, तो इटली था, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ये आपको ध्यान रखना है, और चीज़ें आपको पता होंगी कि हाँ इस समय में ये चीज़ें चल रही थी, इन्होंने ये कहा था, तो ही आप कहानी को समझेंगे, तभी आप इसका आंसर लगा पाएंगे। 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। 26 जनवरी 1946 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली, जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इटली कहाँ से बिलोंग करता है? लेबर पार्टी से बिलोंग करता है। भारतीय नेताओं से संविधान निर्माण के संबंध में अनौपचारिक विचार विमर्श हेतु एक संसदीय दल जो है उसको भारत भेजा, जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बातें और कही गई है। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एक एवी अलेक्जेंडर। ये 2 नाम आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कैबिनेट जो आपका होता है उसमें जो मंत्री होते हैं भारत की तरफ से, तो वो कौन होते हैं? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस होते हैं। उनके साथ 2 सदस्य और होते हैं, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड से हैं और ये नौसेना मंत्री से होते हैं। 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसने अपनी 9 मई 1946 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। 9 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दिल्ली कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया और इससे कुछ अन्य सुझाव थे जो इस प्रकार से थे। कैबिनेट मिशन के क्या सुझाव थे वो अब हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इस तरह से बन सकते हैं। कितने स्तर के थे? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी। जो भी चीज़ मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखें, नोट कर लें। नोट नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो PDF में से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बातें कही गई थी, क्या सुझाव था? तो एक भारतीय संघ स्थापित होगा जिसमें देशी राज्य व ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे। यह संघ वैदेशिक, रक्षा और यातायात विभागों की व्यवस्था करेगा। संघ में देशी राज्यों व ब्रिटिश राज्य के प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका होगी, ठीक है। संघ में देशी राज्य और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका होगी। दोनों की ही बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों एवं अवशिष्ट विषयों पर प्रांतों का अधिकार होगा। भारत में प्रांतों को अ, ब, स 3 वर्गों में विभाजित किया जाएगा। तीनों वर्गों के प्रांतों का अपने अपने प्रतिनिधि चुनने एवं प्रांतों के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। प्रांत के अवसर पे यहाँ पे बात की जा रही है। 5वां बात यहाँ पे क्या कहा गया है? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात कही गई है। कैबिनेट मिशन से नेताओं की वार्ता क्रम से इस प्रकार थी। तो जो वार्ता हुई थी, उनसे जो बातचीत हुई थी, तो वहाँ पे देखिए ये आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। नेहरू, गांधी, मौलाना आज़ाद और जिन्ना। सबसे अंत में कौन थे? जिन्ना थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन में जो नेताओं से वार्ता की जाए, पहले नेहरू जी से वार्ता की गई, फिर गांधी जी से, फिर मौलाना आज़ाद, फिर जिन्ना से। कैबिनेट मिशन ने समझौते के प्रयास में शिमला में त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया। कैबिनेट मिशन ने समझौते के प्रयास से, ठीक है, समझौते के प्रयास में शिमला में त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया। इस त्रिदलीय सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कौन गए थे? इसको ध्यान में रखना है। जो जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से समझेंगे। त्रिदलीय सम्मेलन जो होता है शिमला में, तो कांग्रेस की ओर से मौलाना आज़ाद थे, जवाहरलाल नेहरू व सरदार पटेल। मुस्लिम लीग की ओर से कौन थे? जिन्ना, नवाब इस्लाम खां, लियाकत अली खां। सरकार की ओर से जनरल गवर्नर व मिशन के 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन थे? वो 3 सदस्य का नाम आपको याद रखना है। कौन थे वो 3 सदस्य? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। कोई भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके TRE में, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पहले से एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और सारे आपको NCERT के चीज़ें मैं बता रही हूँ। NCERT में मेंशन है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है और इनमें से बोल दिया जाएगा कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे, और तीनों का नाम दे दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जिनको नहीं पता होगा वो उनमें से ही कोई एक को टिक मार देगा, लेकिन जिनको पता होगा वो इसमें इनमें से कोई नहीं टिक लगाएंगे, जो कि हमारा डी ऑप्शन होता है उसको टिक लगाएंगे। ई ऑप्शन, सॉरी, डी में तो एक से अधिक होता है। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए, यहीं पे आपको फंसाने वाला काम किया जाता है एग्ज़ाम में। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इसको टुकड़े में तोड़ के पढ़ेंगे ना, मैं जो आपको पीडीएफ देती हूँ उसको आप एक दो बार रिवाइज़ कर लें, अगर रात को भी सोते वक्त आप थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें तो ये आपको ना काफ़ी हेल्प करेगा। सम्मेलन में कोई सर्वसम्मत समाधान नहीं हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग किसी भी दशा में पाकिस्तान की मांग छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये आपका फ्लॉप हो जाता है, कोई यहाँ पे बात नहीं बन पाती। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। ये जो पंक्ति है ये किसकी है, गांधी जी की है, ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन का सहयोग कर रहे थे कौन, गांधी जी। ये सभी बात आपको फैक्ट्स याद रखना है। मिशन ने 19 मई 1946 को अपने प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह से अस्वीकार किया गया था। ठीक है, अस्वीकार किया गया था कैबिनेट मिशन में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यही जो पॉइंट मैं आपसे बोल रही हूँ ना, ये आपके एग्जाम में उठ के आएगा, आप देख लेना। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड वेवेल, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, लॉर्ड वेवेल था कैबिनेट मिशन के आगमन, मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड वेवेल था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, पूना में थे। अब हम चलेंगे संविधान सभा की तरफ, जो 1946 में संविधान सभा बनाई जाती है। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर जुलाई 1946 में भारत का संविधान बनाने हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाए। प्रस्तावित संविधान सभा के निर्माण हेतु ब्रिटिश भारत के कुल 389 सदस्य होने थे। 389 सदस्य में से 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्त के राज्यों से और 93 जो हैं देसी रियासत से चुने जाने थे। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब देखिए 3 समूह में जो बांटा गया था वो था, पहला समूह था मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, केंद्रीय प्रांत, उड़ीसा। दूसरा समूह था पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध। तीसरा समूह था बंगाल तथा असम। संविधान सभा में सीटों के निर्धारण के लिए प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय, मुस्लिम, सिख व सामान्य जनरल में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था सीटों का निर्धारण। ठीक है, एक प्रतिनिधि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर चुना गया था। उल्लेखनीय है कि 2 प्रमुख हस्तियां महात्मा गांधी और जिन्ना ने इसमें भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में महात्मा गांधी और जिन्ना ने भाग नहीं लिया था। जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में चुनाव हुए और कांग्रेस को ब्रिटिश भारत के प्रांतों में 296 में से 208 स्थानों पर जीत मिली। क्या होता है, कांग्रेस को ब्रिटिश भारत के प्रांत में 208 स्थानों पर जीत मिल जाती है। 22 जुलाई 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव के अनुसार अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम के और 3 अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि होंगे। लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया। ये पूरी तरह से अड़ गए थे, इनको पाकिस्तान छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ चल रही थी। इस बीच संविधान निर्माण के दौरान देश का प्रशासन चलाने के लिए बड़े राजनीतिक दलों के समर्थन से एक अंतरिम सरकार बनाने की सिफारिश की गई। अब देखिए गठन किस प्रकार से होता है, किसको क्या दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल के निमंत्रण पर जब जवाहरलाल नेहरू ने 24 अगस्त को अंतरिम सरकार की घोषणा की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 24 अगस्त को अंतरिम सरकार की घोषणा की थी।
लॉर्ड वेवेल के निमंत्रण पर। ये सभी बात को आपको ध्यान में रखना है। तब मुस्लिम लीग द्वारा इसका विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को, जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिससे पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे फैल गए। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मौलाना आज़ाद ने 16 अगस्त को भारतीय इतिहास का काला दिवस बताया। मौलाना आज़ाद ने 16 अगस्त को भारतीय इतिहास का काला दिवस बताया था। ये स्वतंत्र होने के 1 साल पहले की बात हो रही है, ऐसे याद रखना है आपको कहानी की तरह, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, 16 अगस्त 1946 1 साल पहले प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, जिसमें पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, जो आपने देखे होंगे गदर वाली मूवी में भी, ठीक है। 16 अगस्त को भारतीय इतिहास का काला दिवस मनाया था, बताया था मौलाना आज़ाद ने। आगे देखते हैं। नोआखली यानी पूर्वी बंगाल में अक्टूबर 1946 में हिंदुओं के विरुद्ध दंगों की प्रतिक्रिया में बिहार में अक्टूबर 1946 में मुसलमानों के विरुद्ध दंगे हुए। तो एक तरह से सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक दंगे देखने को मिले हिंदू और मुसलमान के बीच में। नोआखली विद्रोह के समय माउंट बेटन ने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि देते हुए कहा, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह काम गांधी ने कर दिखाया। ये किसने कहा? माउंट बेटन ने। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली। किसके नेतृत्व में ली? ये इम्पॉर्टेंट है। जवाहर नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्य थे जिसमें, ठीक है, शपथ ली। अंतरिम सरकार में कौन कौन सदस्य थे, ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई। देखिए लाल कलर से जो भी किया है ना, वो सारे बहुत ही फेमस नाम है और पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सरफराज अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली ज़हीर और डॉक्टर CH भाभा, ठीक है, CH भाभा। इस कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष वायसराय थे और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। वायसराय कौन थे? अभी हमने आपको बताया इसके वायसराय कौन थे, वेवेल थे उस टाइम पे, ठीक है, वेवेल थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे इस कार्यकारिणी परिषद के। चलिए, लॉर्ड वेवेल की मध्यस्थता के फलस्वरूप क्या होता है, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने 5 प्रतिनिधि भी अंतिम सरकार में शामिल हो गई। तो इसमें मध्यस्थता कौन करता है? जो वहाँ का वायसराय रहता है लॉर्ड वेवेल, उसने मध्यस्थता किया और इसी के परिणाम से क्या होता है, 5 प्रतिनिधि जो है मुस्लिम लीग भी अपने अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए डाल देते हैं। कांग्रेस के 3 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया तथा मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल हो गए। इस प्रकार सदस्यों की कुल संख्या 14 हो गई। पहले कितनी थी? 12 थी, 12 थी, देख लो यहाँ पे, पहले कितनी थी? 12 थी, अब कितनी हो गई? 14 हो गई। तो 3 सदस्य उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया कांग्रेस वालों ने, तभी तो 5 ये हुए, तो 14 हो गया। चलिए, कांग्रेस के 6, मुस्लिम के 5, एक ईसाई, एक पारसी और एक सिख इसमें शामिल हुए। अब कौन कौन थे वो, क्या सदस्य, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला था, कौन सा विभाग मिला था, संस्था कौन सी किसकी थी, ये सब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वायसराय ऑफ और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विस्काउंट वेवेल, यानी कि वेवेल को, और माउंट बेटन। यहाँ पे देखिए 47 तक कौन था? वेवेल था, हमने पढ़ा था ये, 43 से लेकर 47 तक वेवेल था। इसके बाद फरवरी 1947 से स्वतंत्र होने तक, यानी अगस्त तक, फरवरी से लेकर अगस्त तक कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन था। हमने पढ़ा है इसको कि अंतिम, सबसे अंतिम जो है अंग्रेज जो था वायसराय, वो लॉर्ड माउंट बेटन था। अभी हम माउंट बेटन प्लान भी जानेंगे तो पता चलेगा, ये अंतिम में है, ये आई थिंक हम कल पढ़ेंगे, लॉर्ड माउंट बेटन का प्लान, जिसने तोड़ के रख दिया था भारत को। तो मज़ा आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, क्या चीज़ें यहाँ पे हुई थी। अब देखिए, प्रधानमंत्री का पद किसको मिलता है? जवाहरलाल नेहरू को, कांग्रेस से थे।
कमांडर इन चीफ किनको मिलता है? सर क्लाउड ऑचिनलेक को मिलता है। उपराष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू। गृह मामले सूचना और प्रसारण का जिम्मेदार कौन थे? यहाँ पे विभाग किसको मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, सदस्य यहाँ होना चाहिए था, विभाग यहाँ होना चाहिए था। कोई बात नहीं, समझने वाली बात है, ये समझ लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। गृह मंत्रालय ये सब सूचना प्रसारण किसको मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और कृषि और खाद्य कई बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृषि एवं खाद्य मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद को मिला था। वाणिज्य किसको मिला था? इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर को। रक्षा मंत्रालय किसको मिला था? रक्षा मंत्रालय किसको मिला था? तो रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह को मिला था। वित्त मंत्रालय कांग्रेस लियाकत अली खान। शिक्षा और कला सी राजगोपालाचारी। पढ़ा होगा ना, सी राजगोपालाचारी प्रथम जो है शिक्षा मंत्री आपके हो गए। और स्वास्थ्य अली खान को मिला था। श्रम विभाग किसको मिला था? जगजीवन राम को। विधि जोगेंद्र नाथ मंडल। रेलवे डाक एवं वायु यातायात ये सब आपका अब्दुल राब निश्तर, ये सब मुस्लिम लीग के हैं, इनको मिला था। कार्य खनन एवं बिजली जो है CH भाभा को मिला था, ये भी कांग्रेस से थे। चलिए अब हम देखते हैं आगे। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होने का वास्तविक उद्देश्य पाकिस्तान की मांग को तीव्र करना था। क्यों मिले थे? ये सब चाल थी अंग्रेज़ों की, वेवेल ने ही इसमें मध्यस्थता की थी और समझा बुझा के इसको बोला कि आप अंतरिम सरकार में शामिल हो जाओ, उसके बाद अपनी बात मनवा लेना। लीग के नेता गंजनफर अली ने कहा, हम सरकार में इसलिए शामिल हो रहे हैं कि पाकिस्तान की मांग के लिए संघर्ष कर सकें। ठीक है। सरकार में शामिल होने के बावजूद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। सरकार में शामिल होने के बावजूद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये डेट याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखेंगे, पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अस्थायी होते हैं। बाद में राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो जो पॉइंट आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना, जैसे अगर पूछा जाए कि कौन शामिल नहीं हुआ था, तो ये भी एक आपका इसमें आ जाएंगे। हैदराबाद रियासत जो था, बहुत सारे देसी रियासत भी शामिल हुए थे ना, अभी हमने देखा था 96 में ऐसे कुछ था, तो उसमें हैदराबाद रियासत शामिल नहीं था। मुस्लिम लीग के असहयोगात्मक रवैये से तंग आकर वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो मतलब यहाँ पे जिन्ना इतना परेशान कर चुका था पूरी तरह से, हर चीज़ को ये रद्द कर देता था, तो इसी से परेशान आकर के, इसके इस रवैये से परेशान आके वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा कि जिन्ना का मुझे नहीं पता जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, पर अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, हमें भी इससे दूर रहना है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रमुख समितियाँ बनती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके 2-4 बन जाते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। राज्य समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा इतना, पर मैं आपको पूरा ही बता दे रही हूँ। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय समिति S वारदाचार्यार। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। मैं आपको इसका PDF दे दूंगी, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। संविधान सभा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी रूप से। नियम समिति भी इनको ही मिला था, राजेंद्र प्रसाद को। संघ शक्ति समिति मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और संघ संविधान समिति भी मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। प्रांतीय संविधान समिति मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संचालन समिति मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
तो ये सारी समितियां थी जो डिपार्टमेंट जहाँ से सौंपे गए थे, ये सब क्वेश्चन आपके कुछ बन जाते जैसे कि प्रारूप समिति कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं। कांग्रेस और एवं मुस्लिम लीग के बीच अंतरिम सरकार को लेकर बने गतिरोध को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री एटली ने 3 दिसंबर 1946 को लंदन में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें दोनों दलों ने भाग तो लिया पर सम्मेलन असफल रहा। अतः स्वतंत्रता पश्चात 15 अगस्त 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। ठीक है, संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। अब इटली की क्या घोषणा रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। इटली की क्या घोषणा रहती है? संविधान सभा की प्रथम बैठक से अनुपस्थित रहकर यह स्पष्ट कर दिया, संविधान सभा की प्रथम बैठक से अनुपस्थित रहकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय एकता बनाए रखना अब संभव नहीं है। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा किया। क्या था वो घोषणा? एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 ईस्वी के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। अभी तक आधिकारिक रूप से जो अंग्रेज ने एक बार भी भारत को छोड़ने की बात नहीं कही थी। ठीक है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घोषणा किया जा रहा था, कोई ना कोई कमेटी बुलाई जा रही थी। कितने सारे हमने देखा यहाँ पे कमेटियों को बुलाया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इटली की इस घोषणा का स्वागत करते हुए इसे एक बुद्धिमत्तापूर्ण एवं साहसिक निर्णय बताया। सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। अब क्या है, माउंटबेटन का यहाँ पे प्लान होता है जो कि और तोड़ के रख देता है पूरे भारत को। ठीक है, 3 जून योजना अथवा माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जिसने 3 जून योजना या फिर कह सकते हैं माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। तो फरवरी में ही जो है इसको लाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद से लेकर अगस्त तक जो है माउंटबेटन इसमें वायसराय रहता है, तो ये भी ध्यान रखें। और 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा से होगी? तो महात्मा गांधी ने। चलिए, अब यहाँ पे माउंटबेटन योजना आपका है, देख लेते हैं ये कितना तो ये हम कर लेते हैं। कल हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम देखेंगे 1947। ठीक है, तो ये हम आज कर लेते हैं माउंटबेटन योजना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए। बाल्कन प्लान किसको कहते हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाया जा सकता है। तो डिकी बर्ड प्लान, जिसको माउंटबेटन कहते हैं। ठीक है, डिकी बर्ड प्लान माउंटबेटन द्वारा 1947 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की व्यवस्था थी। इसे बाल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो 22 मार्च 1947 ईस्वी को भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय माउंटबेटन भारत आए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई, जिसे माउंटबेटन योजना या फिर 3 जून योजना के नाम से भी हम जानते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने किया। प्रतिनिधित्व किसने किया? विभाजन परिषद जो बन के आता है लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में, उसमें प्रतिनिधित्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। योजना के अंतर्गत प्रावधान क्या था, इसको ध्यान से सुनेंगे। ब्रिटिश भारत के 2 संप्रभु राष्ट्र भारत तथा पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा। देसी रियासतों को अपनी इच्छानुसार, यही तगड़ा बात था यहाँ पे, ठीक है, अपनी इच्छानुसार भारत तथा पाकिस्तान में शामिल होने की छूट दे दी जाएगी, जो कि बहुत ही खतरनाक था। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने का अधिकार होगा। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। दोनों ने स्वीकार कर लिया, पहली बार किसी बात पे एक साथ हुए थे। ठीक है,
मौलाना आज़ाद और पुरुषोत्तम दास टंडन ने इस योजना का विरोध किया। अब देखो पे विरोध किसने किया, माउंटबेटन प्लान, बाल्कन प्लान का विरोध किसने किया, ये पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट। मौलाना आज़ाद और पुरुषोत्तम दास टंडन, ये पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। भारत और पाकिस्तान को सत्ता संभालने के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख 72 दिन बाद तय की गई थी। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 12 जून 1947 ईस्वी को, कांग्रेस महासमिति ने 15 जून 1947 को दिल्ली में हुई बैठक में माउंटबेटन प्लान की पुष्टि कर दी। 14 जून को कांग्रेस कार्य समिति महासमिति की दिल्ली में बैठक अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की। कांग्रेस महासमिति की बैठक गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसे अब मौलाना आज़ाद का भी सहयोग प्राप्त हुआ। अब क्या होता है, मौलाना आज़ाद भी जो है इसका सहयोग करते हैं, विभाजन के प्रस्ताव का। गोविंद वल्लभ पंत ने इसका समर्थन किया। मौलाना आज़ाद प्रारंभ में पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ विभाजन यानी कि माउंटबेटन योजना का विरोध कर रहे थे। गांधी जी ने कहा था, यदि सारा भारत आग की लपटों में घिर जाए तो भी पाकिस्तान नहीं बन सकता। गांधी जी ने सबसे अंत में विभाजन को स्वीकार किया था, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 1947 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने विभाजन स्वीकार कर लिया, और जबकि पुरुषोत्तम दास टंडन ने अब भी विभाजन का विरोध किया हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया और विभाजन को विश्वासघातीपूर्ण कहा है। तो ये सभी जो स्टेटमेंट रहे उस समय के, उसको भी ध्यान में रखना है, कौन किसने क्या कहा। मैं मातृभूमि के विभाजन की पाकिस्तान की योजना का विरोध करता हूँ, हमारी मातृभूमि को विभक्त नहीं किया सकता, ये किसने कहा, जेबी कृपलानी ने कहा था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विभाजन का विरोध सिंह के नेता चौथराम गिडवानी, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सैफुद्दीन किचलू और मौलाना हाफिजुर्रहमान ने भी किया। तो विरोध किसने किसने किया था, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का विभाजन का विरोध जो है ये आप याद रखिए, कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब के सैफुद्दीन किचलू और मौलाना हाफिजुर्रहमान। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ख़तरनाक नाम है, हर जगह आपको ऑप्शन में भी देखने को मिलता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मौलाना आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने अगर विभाजन स्वीकार कर लिया तो इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। बादशाह खान ने क्या कहा कि भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की बजाय स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाएंगे। सरदार पटेल का जो स्टेटमेंट था वो क्या था, यदि हमने विभाजन स्वीकार ना किया तो भारत बहुत से टुकड़ों में बंट जाएगा, प्रत्येक दफ्तर में एक छोटा पाकिस्तान बन जाएगा। तो ये जो कहना था ये सरदार पटेल का था। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट है। नेहरू जी ने विवश होकर कहा कि यह सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए वे सिर ही कटवाने को तैयार हो गए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा, ये वाला, सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए वे सिर ही कटवाने को तैयार हो गए। तो ये बिल्कुल सही है। हिंदू महासभा ने 3 जुलाई 1947 को बंगाल विभाजन के विरुद्ध काला दिवस मनाया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, 3 जुलाई 1947 को काला दिवस मनाया, बंगाल विभाजन के विरुद्ध मनाया, ये भी ध्यान रखना है। ब्रिटिश सरकार विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इटली ने क्या कहा, जो कि कहा ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे इटली, उसने क्या कहा कि हम लोग इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है, विभाजन तो आप लोगों ने ही किया, ब्रिटिश सरकार विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। पर ऐसा नहीं है, 1909 से ये होता आ रहा है, ठीक है, 1909 से ही इसकी बीज रख दी गई थी, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको पता होगा। चलिए, माउंटबेटन ने विभाजन के लिए जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया कि इसी की ज़िद थी इतनी ज़्यादा, हर चीज़ को ये कैंसिल कर देता था।
माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर देश विभाजन की तैयारी आरंभ हो गई और भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा का उत्तरदायित्व किसे दिया गया? सिरिल रेडक्लिफ। ये ध्यान रखिए, सिरिल रेडक्लिफ के नाम से ही इनका जो रेखा है, रेडक्लिफ रेखा, आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। और ये इन्हीं के नाम पे पड़ा है क्योंकि इन्हीं ने उसका जो है विभाजन का काम किया था, सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, तो इसी के नाम पे जो है अंततः भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर लाइन पड़ता है, विभाजन रेखा पड़ती है जिसे हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहीं पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे बताता है कि आपको चीज़ें कैसी लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं। इसको और कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू तो रखना ही है, अब तो ख़त्म होने चला। और इसके बाद जो भी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कराऊँगी। उसके बाद हम जो है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जनरल साइंस हम लेके चल रहे थे, जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस हम लेके चल रहे थे। इसमें जो है हमने क्लास 6 का एनसीईआरटी, 7 का और 8 का हमने फिनिश कर लिया है। हमारे पास बचा 9 और 10। अगर आपने ये 6, 7, 8 का क्लास देखा होगा तो आपको TRD 3, 6 to 8 में काफ़ी हेल्प मिली होगी। यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए थे और सारे क्वेश्चन आपके यहीं से मिल गए थे। 9 और 10 अगर आप कर लेते हैं तो आपका इनफ है और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। सारे आपके जो है ना वहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। हर एक एग्ज़ाम में जितनी भी चीज़ें बताई गई है एनसीईआरटी के एग्ज़ाम बुक में, वहीं से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, उठाए गए हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को बताया गया है, बाकायदा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हमने किया है। तो 6, 7, 8 क्लास हमने कंप्लीट किया है। 9, 10 भी हम आगे करेंगे क्योंकि बहुत सारा एक साथ में वीडियो नहीं ला सकती हूँ, मेरे अपने भी बहुत सारे बिजी शेड्यूल रहते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको जो है 2-2 क्लास करके मैं फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद मैं आपको जनरल साइंस के ये 2 जो क्लास है ना 9 और 10 के, ये कंप्लीट करवा दूँगी। उसके बाद जनरल साइंस को आप बार बार रिवाइज़ करना, उतना ही आपके लिए काफ़ी है। बाद में मैं आपको रिवीजन क्लास मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है, जहाँ पे आपको मिक्स क्वेश्चन करवाऊँगी। तो वो तो बात की बात है, वो हम करेंगे लास्ट में जब हम रिवीजन कर रहे होंगे, तो उस वक्त की बात है। जनरल साइंस को हम फिनिश करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे ज्योग्राफी की तरफ, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा 7 से 8 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से आए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तो पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आपका एक भी बार पूछा नहीं गया 6 to 8 के एग्ज़ाम की। अगर मैं बात करूँ 9 to 10, 11, 12 में भी, तो आपका जो है पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो हम लेके चलेंगे। पिछली बार भी करवाया था, आगे भी करेंगे, लेकिन जो ज़रूरी है उसे हम पहले निपटा लेंगे। ज्योग्राफी हम कर लेंगे। हिस्ट्री में देखिए आपका मिडिल और जो आपका प्राचीन इतिहास से आपका बहुत कम ही पूछा गया है। 6 to 8, 9 to 10 में तो पूछा ही नहीं गया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस सबको हम अंत में करेंगे, जिसको कंप्लीट करने वाली बात है। इससे पहले हम जो आ रहा है, जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे चीज़ों को हम पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे था मेरा कुछ प्लान। और हिंदी साहित्य तो हम लेके चल ही रहे हैं। साहित्य के जितने भी विद्यार्थी हैं वो मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, साहित्य के जितने भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको पूरा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल कंप्लीट करवाया है। आधुनिक काल का आज मैं आपको आधुनिक काल में भी जितनी भी आपकी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग कंप्लीट हो गया है, छायावाद कंप्लीट हो गया है, प्रगतिवाद आपका कंप्लीट हो गया है, और आज से आपका प्रयोगवाद शुरू होने वाला है। ठीक है, प्रयोगवाद को भी हम 3-4 दिन में ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया था काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद नई कविता करेंगे तो पूरा आधुनिक काल हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक एक को लेके चलेंगे। जो हिंदी साहित्य में जितने भी है, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, ये सब हम अलग से करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमारा पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मेरे साथ यहाँ पे जुड़िए और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।